Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics classes. Well, पिछले टर्न पे मैंने चैप्टर नंबर 6 शुरू किया था। चैप्टर नंबर 6 का हमारा नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोगों ने मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में जाना। मैं उम्मीद करता हूँ मैग्नेटिक फ्लक्स सभी लोगों को क्लियर है। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला हम लोगों ने जो पढ़ा था दैट वाज फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। लेकिन अगर कॉइल के अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स हो तो फॉर्मूला हो जाता है फाई इज इक्वल टू एन बी ए कॉस थीटा। क्लियर? जितनी भी रामायण मैंने कल आप लोगों को बताई थी, यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला भी बताया था मैग्नेटिक फ्लक्स का। अब उसके बाद हमारे सामने एक न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल को हमें सॉल्व करना है। उस न्यूमेरिकल में हमसे बोल रहा है एक रेक्टेंगुलर कॉइल है और उस रेक्टेंगुलर कॉइल का जो एरिया है 10 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर है। कितना है रेक्टेंगुलर कॉइल का एरिया? 10 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर। तो गौर से देखिए, 10 5 से 50, ये सेंटी है, सेंटी 10 की पावर -2, ये भी सेंटी है 10 की पावर -2। तो कितना हो जाएगा ये? 10 की पावर -4 मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। क्लियर? और ये कह रहा है ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है ना, उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न 50 है। समझ गए किस टाइप की रेक्टेंगुलर कॉइल है? कल मैंने पिक्चर बना के समझाया था आप लोगों को, है ना? हाँ, तो उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्न 50 हैं और इस रेक्टेंगुलर कॉइल को हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। जिस मैग्नेटिक फील्ड में हमने रखा है उस मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है 0.2 टेस्ला। तो कह रहा है उस कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है 3 सिचुएशन में। जब रेक्टेंगुलर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल रखी है तब मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। जब रेक्टेंगुलर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखी है तब मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। और जब रेक्टेंगुलर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड से 30 डिग्री के एंगल पे रखी है तब मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। कहानी समझ में आ रही है आप सभी को? तो करें शुरुआत, एक एक करके हम सारे केस करेंगे। सबसे पहला हम लोग जो कर रहे हैं फर्स्ट केस, व्हेन rectangular coil is placed parallel to the magnetic field, तो भैया मैंने पढ़ा है मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। और अगर कॉइल के अंदर n नंबर ऑफ टर्न हो तो फाई इज इक्वल टू एन बी ए कॉस थीटा। सीन क्लियर है सभी को? कॉइल आप मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल रख रहे हो, पैरेलल रख रहे हो तो एंगल कितना हो जाएगा? 0 या 90 डिग्री? 90। क्यों? समझ में आ रही है बात? क्योंकि कल मैंने बताया था पैरेलल जब रख रहे, उल्टा हो रहा था यहाँ पर। पैरेलल जब हम लोग रख रहे थे तो एंगल कितना आ रहा था? 90 डिग्री। और जब परपेंडिकुलर रख रहे थे तो एंगल कितना आ रहा था? सारी बातें क्लियर है आप लोगों को? तो यहाँ पर हम लोग पैरेलल रख रहे हैं तो एंगल कितना रख दूं? क्यों रख दूं? 90। बात समझ में आती है सभी को? तो फाई इज इक्वल टू एन कितना है हमारे पास? 50। जो भी आवाज आ रही है लिसन एवरीवन, चल भाई खड़ा हो जा पीछे। आलोक खड़े हो जाओ। क्या नाम है? आलोक नाम है ना? खड़ा हो जा, देख कर रहे हो टुकुर टुकुर। n इज इक्वल टू 50, b की वैल्यू कितनी है बता? 0.2 दिख रही है? चलो एरिया बता कितना है? क्लियर? कॉस थीटा कितना रखूं? 90 डिग्री। सीन क्लियर है यहां तक सभी को? कॉस 90 कितना होता है? 0 का इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो कहानी कितनी हो जाएगी? कहानी समझ में आई सभी को? सबसे पहले इतना नोट कर ले, फिर आगे की बात करता हूं। सेकंड केस में कॉइल कैसे रखनी है? परपेंडिकुलर। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? व्हेन द रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, है ना? परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये सेकंड सिचुएशन हो रही है वो हमारी, है ना? फॉर्मूला सेम एज यूजुअल, फाई इज इक्वल टू एन बी ए कॉस थीटा। एन की वैल्यू 50, सारी वैल्यू रख दी। यहाँ थीटा कितना हो जाएगा? 0। क्यों हो गया? समझ में आ रही है बात सभी को? कॉस 0 तो 1 होता है, तो ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 50 2 100,
एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो डेसिमल के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, बोलो भैया, इंटू 50 इंटू 10 टू दी पावर -4। सीन क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? कर पाएंगे हम लोग? चमका दो अब क्या है, तो 5 इज इक्वल टू कितना आ गया, 500 इंटू 10 टू दी पावर -4। सीन क्लियर है? या तो ऐसे लिखा रहने दो, मैग्नेटिक फ्लक्स है तो यूनिट क्या होगी, वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स को वेबर में नापते हैं। या फिर मैं इसे 5 इंटू 10 की पावर -2 लिख सकता हूँ, और 10 की पावर -2 भी हटाने होंगे तो 0.05, एक ही बात है सब। सीन क्लियर है ना? स्टार्टिंग में ही बता दिया था आंसर मैच कैसे करते हैं, यस और नो? तो ये हमारा दूसरा आंसर हुआ, फटाफट इसे नोट कर लें, फिर आगे की बात करूंगा। इसके बाद अब हम लोग थर्ड सिचुएशन की तरफ चल रहे हैं। थर्ड सिचुएशन में वो हमसे बोल रहे हैं व्हेन द कॉइल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना? व्हेन रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? अब वो कह रहा है कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड से 30 डिग्री के एंगल पे रखा हुआ है। ये बात समझने वाली है तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे हम लोग ऑन द बोर्ड। लुक एवरीवन, ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड बना दी, आप लोगों को नजर आ रही है मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर? सभी लोग देख पा रहे हैं? अब वो कह रहा है ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है ना, उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है 30 डिग्री के एंगल पे। तो ये देखिए, ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसे मैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख रहा हूँ 30 डिग्री के एंगल पे। तो नज़ारा ऐसा हो जाएगा। सामने से अगर आप देखेंगे तो आपको केवल एक लाइन नजर आएगी। ये रेक्टेंगुलर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन में। तो कह रहा है इससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करो। तो भैया मैं जानता हूँ फाई बराबर एन बी ए कॉस थीटा। एन की वैल्यू एज यूजुअल 50, बी की वैल्यू मैंने रख दी 0.2, एरिया की वैल्यू मैंने रख दी 50 इंटू 10 टू दी पावर -4। मुद्दा यहाँ पर थीटा का बनता है। थीटा यहाँ कितना है? वेरी गुड, 60 डिग्री। जो लोग समझ गए बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं समझ में आया वो लोग इधर देखें। मैंने बताया था यहाँ पर थीटा जो एंगल होता है वो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का होता है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे आ रही है। अब आप गौर से देखिए, ये कॉइल ऐसे रखी है, तो ये जो एरिया है, इस एरिया, ये जो एरिया आप लोग देख पा रहे हैं, इस एरिया का एरिया वेक्टर कैसे हो जाएगा? ऐसे ही तो होगा। बात समझ में आ रही है सभी को? तो इस एरिया का मैंने ये एरिया वेक्टर बना दिया ऐसे। कहानी समझ में आ रही है? अब आप बताओ, मैग्नेटिक फील्ड ये रही, एरिया वेक्टर ये रहा, तो ये एंगल होगा कितना? 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ये पूरा 90 है, इस 90 में से ये 30 माइनस कर दूंगा तो 60 तो बचेगा। तो थीटा की जगह यहाँ पे कितना रख दूं? 60। कहानी समझ में आ रही है आप सभी को? अब क्या है, चमका दो, सॉल्व कर लो इसको। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपका ये आ जाएगा वही एज यूजुअल 52 से 100। बोलो भैया, सही जा रहा हूँ ना? एक डिजिट के बाद डेसिमल है, उड़ा दिया, इंटू 50 इंटू 10 टू दी पावर -4। cos 60 कितना होता है? 1/2। 2 5 जा 55 जा 250। पहाड़ो ही नहीं याद होगा 50 को हुआ 10 की पावर -4। सीन क्लियर है सभी को? यूनिट क्या आएगी? वेबर। क्यों आएगी वेबर? समझ में आ रही है बात? है ना मयंक? उतार लो इसे फटाफट। आगे बढ़ते हैं। इसके जस्ट बाद हमारे को एक नोट दिया है, उसमें यह लिखा है कि मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहा जाता है। यानी किसी जगह मैग्नेटिक इंडक्शन हो या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, इन तीनों टर्म के मतलब सेम होते हैं। क्लियर? ये इसलिए लिखा है, कल को आप अलग अलग वर्ड अगर पढ़ेंगे तो घबरा मत जाना। क्लियर? जो मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन का है वही मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का है और वही मतलब मैग्नेटिक फील्ड का है। सीन क्लियर है? नोट पढ़ लो, फिर आगे बढ़ूंगा मैं। कल करा दिया था ये नोट मैंने, अच्छी बात है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन फैराडे एक्सपेरिमेंट। भैया
अब ये चैप्टर हमारा शुरू हुआ है रियल मायने में देखा जाए तो। मैग्नेटिक फ्लक्स तो वैसा ही था जैसा हम लोग पुराना पढ़ के आए हैं। आज मैं आपको जो भी बताऊंगा बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि पूरा चैप्टर आज के इर्द गिर्द घूमेगा। क्लियर? डेली में जो भी बातें करूंगा, सारे क्वेश्चन आपके जो भी प्रिपेयर होंगे वो इसी थीम से होंगे जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। तो प्लीज पूरा अटेंशन बोर्ड पे देना, ठीक है? यहां पर एकदम से आप किसी क्वेश्चन को नहीं समझ पाएंगे, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। क्लियर? क्वेश्चन है हमारे सामने, एक्सप्लेन द फैराडे एक्सपेरिमेंट, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक्सप्लेन फैराडे एक्सपेरिमेंट फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स कंक्लूजन। तो कंक्लूजन तो यार तेल लेने, पहले मेरे को कुछ वर्डों के मतलब बता दो। एक वर्ड होता है रिलेटिव मोशन, सुना है कभी रिलेटिव मोशन? दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेटिव मोशन होता है कब? जब उनके बीच का फासला बदल रहा है। अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच का फासला बदल रहा है तो रिलेटिव मोशन है या नहीं है? और अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच का फासला बदल ही नहीं रहा है तो रिलेटिव मोशन है या नहीं है? मान के चलिए, सपोज करिए मैं इस डायरेक्शन में दौड़ रहा हूं, इस डायरेक्शन में दौड़ रहा हूं मैं, है ना, मेरी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है और आप भी मेरे पीछे दौड़ रहे हैं, आपकी स्पीड भी 5 मीटर पर सेकेंड है, तो हम दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है। हम एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। यानी ऐसी सिचुएशन में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। रिलेटिव मोशन तब होता है जब दो ऑब्जेक्ट के बीच का फासला चेंज होता है, बदलता है। दूसरी सिचुएशन आप बताइएगा रिलेटिव मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन चैप्टर की बात तो बाद में आएगी, पहले रिलेटिव मोशन क्लियर होना चाहिए। सपोज करिए मैं इस डायरेक्शन में दौड़ रहा हूं, मेरी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, आप लोग मेरे पीछे इसी डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, आपकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है। बताओ रिलेटिव मोशन है या नहीं है? क्योंकि ऐसी सिचुएशन में हमारे बीच का जो गैप है वो बदल जाएगा। बात समझ में आ रही है? आइए बोर्ड पे देखते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है, क्योंकि बीच का फासला बदल रहा है। कहानी समझ में आई? ठीक है, तो अगर मैं वर्ड रिलेटिव मोशन बोलूंगा तो आप समझ जाओगे रिलेटिव मोशन होता क्या है। अच्छी बात है, अगर इतनी बात आप समझ जाओगे तो मैं आता हूं इस चैप्टर पे। ठीक है, साइंटिस्ट थे फैराडे। फैराडे जब 11th क्लास में पढ़ते थे तो उनको न्यूटन के लॉ सिखाए गए थे, आपने भी सीखे होंगे। तो फैराडे को न्यूटन का 3rd लॉ पढ़ाया गया, फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी तुमको मैं थाप दोगे तो सामने वाला तुम में थाप देगा। क्लियर? तो हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। ऐसा फैराडे ने पढ़ा कहां पर? 11th क्लास में। फिर फैराडे 12th क्लास में है। 12th क्लास में आए थे तो उन्हें चैप्टर नंबर 4 पढ़ाया गया था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। उसमें उन्होंने ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। उनको ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट में ये बताया गया कि जब भी किसी वायर में करंट फ्लो किया जाता है तो उसके चारों तरफ, हाँ ये बताया गया था। किसको? फैराडे को। फैराडे को क्या बताया गया था? जब किसी वायर में करंट फ्लो किया जाता है तो उसके चारों तरफ, जैसे ही फैराडे को यह बात सिखाई गई, जैसे ही फैराडे को ऑरस्टेड का एक्सपेरिमेंट बताया गया कि किसी वायर में करंट फ्लो किया जाता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। यानी फैराडे को यह बताया गया कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड पैदा करते हैं। ठीक इसी दरमियान अचानक से एक बिजली सी कौंधी फैराडे के दिमाग में। यार 11th में पढ़ा था, फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ऑरस्टेड कह रहा है करंट से मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर लो। जब करंट से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो सकता है तो, हाँ यही बात फैराडे ने सोची। यही बात सोची फैराडे ने, जैसे तुमने कही ना, यही फैराडे ने सोची कि साला जब करंट से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड से करंट पैदा होना चाहिए। बस अब तो उसकी रातों की नींद आराम हो गई। अब उसके दिमाग में केवल एक ही मिशन था, एक ही टारगेट था कि कैसे भी करके क्या से क्या पैदा करूंगा। हाँ,
उसने सोच लिया कि अब तो कछुए हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड से करंट पैदा करके ही माने हो, क्योंकि न्यूटन ने कही है फॉर एवरी एक्शन। तो बस अब तो वो दिन रात यही सोचने लगा कि यार कछू करूं, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड से करंट पैदा करना है। कहानी समझ में आई? तो बस फैराडे दिन रात एक ही काम में जुट गए। क्या काम में जुट गए? मैग्नेटिक फील्ड से पैदा करने के, मैग्नेटिक फील्ड से करंट पैदा करने के काम में जुट गए। तो सबंते पहले करंट तो बाद में पैदा होगा, पहले कहाँ चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड के लिए वो काय का इस्तेमाल कर सकते थे? मैग्नेट का। मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो उन्होंने सबसे पहले लिया मैग्नेट। क्या लिया? उन्होंने बढ़िया चक फर्स्ट क्लास एक मैग्नेट ले लिया, टकाटक। तो ये बढ़िया एक मैग्नेट है। सीन क्लियर है सभी को? क्या है ये? मैग्नेट ले लिया। अच्छा, वो क्या करना चाहते थे फैराडे? मैग्नेटिक फील्ड से करंट पैदा करना चाहते थे, तो मैग्नेट तो उन्होंने ले लिया। अब उन्हें ये भी चेक करना पड़ेगा कि मैग्नेट से करंट पैदा या मैग्नेटिक फील्ड से करंट पैदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो किसी जगह करंट पैदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस बात को चेक करने के लिए उन्होंने यहाँ पर एक सिस्टम बना दिया। उन्होंने एक कॉइल बना दी। यहाँ पर क्या बना दी? कॉइल बना दी। और कॉइल बना के यहाँ पर उन्होंने लगा दिया गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर तो समझते हो, पुराने चैप्टर में पढ़ के आए हो। गैल्वेनोमीटर में एक स्केल टाइप की होती है, ऐसे करके 0, 5, 10, 5, 10। क्लियर है? समझ में आ रही बात? कांटो ऐसे है, जाको मतलब जहाँ में करंट बह रहा हो कि ना बह रहा हो है। अगर मान के चलो जहाँ में कांटो अपनी जगह पे चिक जाए, तो जाको मतलब जहाँ में करंट बह रहा है। कांटो नहीं चीके तो करंट ना बह रहा। बात समझ में आई? तो ऐसे ये ताम झाम पूरा तैयार कर लो। कौन है? हाँ, फैराडे ने पूरा ताम झाम तैयार कर लो। काय के लिए तैयार करो? या ध्यान से सुनो, मैं बोल रहा हूँ वो बोलने दो। फैराडे मैग्नेटिक फील्ड से करंट पैदा करना चाहते थे, तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने के लिए उन्होंने मैग्नेट का इस्तेमाल कर लिया, है ना। और करंट पैदा कर, किसी जगह करंट पैदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस बात को चेक करने के लिए उन्होंने ये कॉइल लगा दी। और यहाँ पर उन्होंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया। गैल्वेनोमीटर एक इंडिकेटर है। कांटो हिल जाको मतलब करंट बह रहा है, कांटो नहीं हिले जाको मतलब करंट ना बह रहा। अब जैसे ये ताम झाम पूरा तैयार कर लो फैराडे ने, तो फैराडे ने यहाँ तो बढ़िया कर ली कॉइल और ऐसे गैल्वेनोमीटर लगा दो। और जहाँ पे बिन्ने जैसे ही मैग्नेट धरो, बिन्ने देखोगे कांटो ना चिको, कांटो ना चिको। क्लियर? कांटो ना चिको जाको मतलब करंट बहरो के ना बहरो। अब क्या करो? फैराडे ने जब कॉइले पकड़ लो और जब मैग्नेट को अपने हाथ में पकड़ लिया और दोनों को सेम स्पीड से ऐसे मूव करा रहा था। और जैसे ही बिन्ने ऐसे करो, बिन्ने देखो कि कांटो ना चिको। क्लियर? माइंडेड? ध्यान से सुनिएगा। नॉट द मैटर ऑफ लाफिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वरना वाट लग जाएगी आपकी, कल से कुछ समझ नहीं आएगा। कॉइल उन्होंने ली, मैग्नेट उन्होंने लिया, दोनों को सेम स्पीड से आगे पीछे इस तरीके से मूवमेंट करा रहे थे। तो उन्होंने देखा करंट पैदा नहीं हुआ, कांटा अपनी जगह से नहीं हिला। क्लियर? अब उसके बाद उन्होंने क्या किया? कॉइल यहीं धरी छोड़ दी और जो मैग्नेट है उसे ऐसे पकड़ा और ऐसे धीरे धीरे करके कॉइल के पास लाते गए। जैसे जैसे वो मैग्नेट को कॉइल के पास लाते गए, उन्होंने देखा कि कांटा चिक गया। इसका मतलब इसके अंदर करंट पैदा हो गया। क्लियर है? समझ में आ रही बात? अच्छी बात है। अब आप गौर से देखिए, वो मैग्नेट को धीरे धीरे करके कॉइल के नजदीक लाते जा रहे थे और फाइनली जैसे जैसे लाते जा रहे थे कांटा हिलता चला जा रहा था, यानी करंट पैदा होता चला जा रहा था। फिर फाइनली उन्होंने मैग्नेट यहां पर रख दिया। ये पूरा मैग्नेट लाके यहां पर उन्होंने रख दिया। अब जैसे उन्होंने मैग्नेट रख दिया तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के बाद कुछ पल भर में करंट वापस जीरो पे आ गया। इसका मतलब अब करंट बह रहा है कि नहीं बह रहा? नहीं बह रहा। कब नहीं बह रहा था? जब पहले मैग्नेट को लाते जा रहे थे तो करंट बहता चला जा रहा था, लेकिन जैसे उन्होंने यहाँ पे लाके रख दिया तो उसके बाद करंट का बहना बंद हो गया, कांटा जीरो पे आ गया। कहानी समझ में आ रही है? फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि मैग्नेट को अब धीरे धीरे करके बाहर ला रहे थे। जैसे जैसे बाहर लाते गए तो उन्होंने देखा कांटा फिर से हिलने लगा।
लेकिन अब की बार जो कांटा हिल रहा था वो अपोजिट डायरेक्शन में हिल रहा था। पहले मान के चलो अगर ऐसे हिल रहा था तो दूसरी सिचुएशन में ऐसे हिल रहा था। कहानी समझ में आ रही है? तो जब वो मैग्नेट को धीरे धीरे करके दूर लाते जा रहे थे, कांटा हिलता चला जा रहा था, यानी करंट पैदा होता चला जा रहा था। क्लियर है? बात समझ आ रही है? फिर उसके बाद कुछ और ट्रायल मारी उन्होंने। फिर उन्होंने क्या किया, अगले केस में मैग्नेट रखा छोड़ दिया, यहाँ पर मैग्नेट यहाँ रखा छोड़ दिया। अब उन्होंने कॉइल को पकड़ा और कॉइल को इधर लाते गए धीरे धीरे। जैसे जैसे कॉइल को मैग्नेट के पास लाते गए, उन्होंने देखा कांटा हिलने लगा, यानी करंट पैदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे उन्होंने कॉइल को लाके इसके ऊपर ऐसे रख दिया तो करंट बंद हो गया। फिर वो कॉइल को वापस इधर लाए, करंट फिर से चालू हो गया। कहानी समझ में आ रही है? अब उसके बाद अगले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, आप बताना, अब आप समझने लगे हल्का सा। अब उसके बाद उन्होंने दोनों को पकड़ा और दोनों को सेम स्पीड से ऐसे लाए। कांटा हिल गया या नहीं हिला? हिल गया। सेम स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में ला रहे हैं दोनों को। सेम स्पीड से अगर ऐसे ले जाता या ऐसे ले जाता तो नहीं हुआ, लेकिन सेम स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में लाया तो कांटा हिल गया। समझ में आ रही है बात? इसके बाद फिर मैंने अगले एक्सपेरिमेंट में देखा, दोनों को पकड़ा, दोनों को अलग अलग स्पीड से आगे पीछे किया तो भी कांटा हिल गया। कांटा हिल गया, ये इस बात का इंडिकेशन है कि करंट बह रहा है। इतने सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद फैराडे ने ये कंक्लूजन निकाला कि जब भी कभी मैग्नेट और कॉइल इनके बीच में रिलेटिव मोशन होता है, whenever there is a relative motion between a coil and a magnet, क्लियर? जब भी कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तो इस कॉइल के अंदर एक करंट पैदा हो जाता है और ऐसे करंट को हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसे? और जाहिर सी बात है, अगर किसी जगह करंट पैदा हो रहा है तो वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस भी है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है उसे हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्लियर है? यानी whenever there is a relative motion between a coil and a magnet, then an induced EMF is produced inside the coil. Clear? This phenomena is called electromagnetic induction. Clear है? Whenever there is a relative motion between a coil and a magnet, then an induced EMF is produced inside the coil. This phenomena is called electromagnetic induction. या तो ऐसे बोल दो या फिर थोड़ा और बढ़ा के बोल रहा हूँ। Whenever there is a relative motion between a coil and a magnet, then an induced EMF is produced inside the coil, and due to which induced current flows in the coil. This phenomena is called electromagnetic induction. कहानी समझ में आई? बोलो भैया। दो डेफिनेशन है इसकी, दोनों ध्यान से सुननी है। दूसरी वाली और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा। पूरे चैप्टर में यही थीम चलेगी। पहली बात तो ये रिलेटिव मोशन यहाँ समझ में आया, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि कॉइल और मैग्नेट के बीच का फासला जैसे ही बदलने लगेगा कांटा हिलने लगेगा। और अगर कॉइल और मैग्नेट के बीच का फासला बदल ही नहीं रहा है मूव कराते समय, तो कोई करंट पैदा नहीं होगा। कहानी समझ में आ रही है? सीन क्लियर है? तो ये डेफिनेशन हम लोगों के पल्ले पड़ती है कि whenever there is a relative motion between a coil and a magnet, then an induced EMF or induced current is produced inside the coil. This phenomena is called electromagnetic induction. Got it guys? सब लोग समझ गए? अभी पढ़ने की कोशिश नहीं करना, समझ नहीं आएगा कुछ भी, क्योंकि हम कहीं और ही चल रहे हैं। क्लियर? इधर आ जाओ, पहले सुनो मुझे ध्यान से। आज और कल वाट लगेगी आपकी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डेफिनेशन समझ गए आप? सोच लो। सोच लिया तो एक डेफिनेशन हमारे जहन में उतर चुकी है। Whenever there is a relative motion between a coil and a magnet, then an induced EMF is produced inside the coil. This phenomena is called electromagnetic induction. आगे बढ़ो। अब फिर से देखिएगा ध्यान से, क्योंकि आज की खेल में ही पूरी क्लास है, ध्यान रखना। पूरा जितना भी चैप्टर है ना, आज के खेल से ही सफर होगा, है ना? तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन हम सब लोग समझ गए। अब हम दोबारा देख रहे हैं इन्हीं कर्मों को, है ना? The total number of magnetic lines of forces which is passing through a surface is called magnetic flux. जानते हो? जानकार हो? ये अव्याल वाली कॉइल है, मैंने दोबारा बना दी। ये मैग्नेट है, बोलो भैया। सुना है मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं। चैप्टर 5 में पढ़ा था, भले हट गया है तो क्या है, पढ़ा तो था।
तो ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज ऐसे होंगी, नॉट टू साउथ, बोलो भैया, अच्छी बात है। एक बात बताइए, ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज हैं, क्या इस कॉइल से पास हो रही है? क्या इस सरफेस से पास हो रही है? तो इस सरफेस से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है? जीरो। जीरो। जैसे जैसे मैं इस मैग्नेट को कॉइल के पास लाता जाऊंगा तो इससे लिंक होने वाली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस धीरे धीरे करके बढ़ती जाएंगी। मानते हो इस बात को? जैसे सपोज करिए मैं मैग्नेट को यहां से सरका के इस सिचुएशन में ले आया तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे निकलेंगी, बोलो भैया। तो अभी कॉइल से जुड़ा हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है? केवल इतना। ये चीज, ये हिस्सा, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कॉइल से जुड़ी हुई है, ये वाली नहीं जुड़ी हुई है। और पास लाऊंगा तो लिसन एवरीवन, तो कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स और क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। समझ में आ रही है बात? कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स और बढ़ता जाएगा, यानी मैग्नेट को जैसे जैसे पास लाता जाऊंगा कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता जाएगा। सही बोल रहा हूं? कांटो हिलो तो कि नहीं हिलो तो? अच्छा, जब मैं मैग्नेट को पास ला रहा हूं तो कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है? जब मैं मैग्नेट को दूर ले जाऊंगा तो कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा है। समझ में आई बात? जब मैग्नेट को कॉइल के पास ला रहा था करंट पैदा हो रहा था, तो ऐसे बोल सकता हूं जब कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता है तो करंट पैदा होता है। जब कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स घटता है तो भी करंट पैदा होता है। अच्छा, जब मैंने यहां धर दो, जब मैंने मैग्नेट यहां धर दो तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो अभी भी जुड़ा हुआ है, करंट पैदा हुआ था क्या? तो करंट पैदा होने के लिए जरूरी क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स। करंट पैदा होने के लिए जरूरी क्या है? सॉरी, रॉन्ग आंसर। करंट पैदा होने के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स जरूरी नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक, देखो मैग्नेट जब रखा था तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो अभी भी पास हो रहा था। जब मैग्नेट रखा था तो मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा था ना कॉइल से, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जरूरी नहीं है। करंट पैदा होने के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना जरूरी है। मैग्नेटिक फ्लक्स जरूरी नहीं है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना जरूरी है। आप देखिए ना, जब मैं मैग्नेट को पास लाता जा रहा था तो मैग्नेटिक फ्लक्स धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा था और करंट पैदा होता चला जा रहा था। लेकिन जब मैंने मैग्नेट यहां रख दिया अब तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो है जुड़ा हुआ कॉइल के साथ, लेकिन उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से करंट जीरो हो गया। फिर जब मैं मैग्नेट को कॉइल से धीरे धीरे करके दूर लाता गया तो मैग्नेटिक फ्लक्स धीरे धीरे करके डिक्रीज होने लगा, तो चेंज होने लगा तो फिर से करंट पैदा हुआ। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि whenever the magnetic flux linked with the coil changes, whenever the magnetic flux linked with the coil changes, due to which an induced EMF or induced current is produced inside the coil, this phenomena is called electromagnetic induction. Got it? समझ में आई बात? हाँ भैया, दोनों डेफिनेशन के मायने एक ही हैं। पहला, whenever there is a relative motion between a coil and a magnet, relative motion ते है रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स में ही तो चेंज हो रहे हैं। तो दो डेफिनेशन बनती है इसकी, दोनों चकाचक याद होनी चाहिए। पहली, whenever there is a relative motion between a coil and a magnet, then an induced EMF is produced inside the coil. This phenomena is called electromagnetic induction. दूसरी डेफिनेशन, whenever the magnetic flux linked with a coil changes, due to which an induced EMF or induced current is produced inside the coil. This phenomena is called electromagnetic induction. क्या मैं उम्मीद करूँ कि हमारे भेजे में कही ये बात? बोलो भैया, किसी ने पूछ लिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डेफिनेशन क्या है, तो क्या हम लोग बता पाएंगे? हाँ, सोच लो। फेराडे एक्सपेरिमेंट अभी मत पढ़ना, क्योंकि वो अभी नहीं आएगा आपको समझ में। फेराडे एक्सपेरिमेंट के बाद एक क्वेश्चन होगा, डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मिला सभी को? डेफिनेशन पढ़ लो, पूछूंगा आप लोगों से।